अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में लंग्स और इससे मुतालिक काफ़ी चीज़ों को देखा है और ये भी देखा है कि किस तरह ऑक्सीजन जिस्म में आती है और कैसे ये सारे मामलात होते हैं। तो आज हम थोड़ा और गहराई में मुख्तलिफ नज़रियों से देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो हम शुरू करते हैं एल्वियोलर सैक्स से। यहाँ हमने पहले भी एल्विलाई और एल्विलर सैक्स की बात की थी और इन्हें देखा था। यहाँ मैं एक एल्विलर सैक बना लेती हूँ। तो ये होते हैं कुछ इस तरह के। अब अगर आपको हमारी पिछली वीडियो से कुछ याद हो तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर एयर या हवा या ऑक्सीजन जाती है हमारे ट्रैकिया से और फिर ये तकसीम होती है हमारे ब्रोंकाई में और फिर मजीद तकसीम होती है ब्रोंक्यूल्स में और फिर ब्रोंक्यूल्स पहुंचते हैं इन एल्विलाई में। तो ये है एल्विलाई। ये होते हैं ये छोटे सैक्स जिनको हमने पहले अपनी वीडियोस में देखा है। तो यहाँ होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स इस तरह से, जो कि शायद एक शाख की तरह निकले हुए होंगे किसी दूसरे से और जा रहे हैं एल्विलर सैक्स के दूसरे सेट में। तो ये है हमारा ब्रोंक्यूल और ये है एल्विलाई। हम जानते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं हमारा डायाफ्राम जो है वो सिकुड़ता है और हमारे लंग्स खुलते हैं या एक्सपैंड होते हैं और आती है हवा अंदर। अब जो हवा हम अंदर लेते हैं वो होती है 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है ट्रेस गैस, ये 1% से भी कम होती है। ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जब भी आप सांस लेते हैं आपको ये सब कुछ मिलता है। अब हम ये भी जानते हैं कि एल्विलाई के साथ साथ मौजूद होती हैं बहुत सारी कैपिलरीज, ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ और आती हैं यहाँ ऑक्सीजनेट होने ये। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होती हैं ये दिखने में लगती हैं थोड़ी सी पर्पलिश या ब्लूइश, पर्पल लगती हैं या नीले रंग की सी लगती हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ये उठाती हैं ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर से या फिर ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई की मेम्ब्रेन के पार होती है और ये होती है डिफ्यूज इन कैपिलरीज में। ये बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स जैसी होती हैं और जब एक दफ़ा ऐसा होता है तो यही चीज़ हमारे खून को लाल रंग दे देती है। इस बारे में हम अभी बात करते हैं कि क्यों हमारा खून जो है वो लाल है। तो अब ये हो गया है लाल और इसमें है ऑक्सीजन, यही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और अब ये तैयार है वापस दिल के पास जाने के लिए। तो ये है इसका छोटा सा हिस्सा। हम ये भी जानते हैं कि वो चीज़ जो दूर जाती है दिल से वो कहलाती है आर्टरी और ये जा रही है दूर दिल से, तो ये है आर्टरी। और वो चीज़ जो दिल की तरफ जाती है वो होती है वेन। तो ये है यहाँ पर ये जो है ये हुई वेन। अब एक सवाल जो किसी ने किया जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था वो ये कि जो नाइट्रोजन हमें इतनी ज़्यादा मिकदार में मिल रही थी इसका क्या होता है। तो ये अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके जवाब में हम यहाँ थोड़ी सी और बड़ी डायग्राम बनाएंगे एल्विलर मेम्ब्रेन की। तो जैसे ये यहाँ ये है अंदर वाली जगह हमारे एल्विलस की और ये है इसकी मेम्ब्रेन यहाँ जो कि है बहुत ही पतली और इसके साथ साथ आपके पास जा रही है कैपिलरी भी बिल्कुल इसके बराबर से इस तरह, ये ऐसे। और ये जो है ये है पोरस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। तो अब सोचें जैसे दिल जो है वो है यहाँ पर इधर और ये जो है ये वो खून है जो दिल से आ रहा है और ये जो है ये जा रहा है वापस दिल तक। ये मैं यहाँ ऐसे लिखती हूँ, दिल से जा रहा है और दिल तक जा रहा है। तो फ़र्क जो है वो दिल से का है और दिल तक का है। ठीक है, तो दिल से जा रहा मतलब दिल से दूर जा रहा है और दिल तक जा रहा है से मुराद है कि दिल तक वापस जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब दिल से जा रहे होते हैं तो खून होता है डीऑक्सीजनेटेड और इसमें होती है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑरेंज से बनाते हैं यहाँ। ये जो है ये खून में डिफ्यूज्ड होती है, खून के प्लाज्मा में। इसे रेड ब्लड सेल्स नहीं उठाते और लेकर जाते। तो ये है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और चीज़ ये कि
कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगी एल्वियस से। तो अगर ये मेम्ब्रेन पोरस है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज होंगे एल्वियस में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी तरफ। यहाँ है ऑक्सीजन, हम सांस में इसे ले रहे हैं। हवा में है 21% ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के। और ये यहाँ पर ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी ली जाएगी यहाँ और ये भी इस मेम्ब्रेन से इस तरफ डिफ्यूज़ होगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन हुई डिफ्यूज़ और ये अब ये खून जो है ये तैयार है वापस दिल तक जाने के लिए। और ये जो तब्दीली या ट्रांजिशन है आर्टरी से वेन में जाने की, ये बहुत ही सटल तरीके से होती है और ये आप बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं कि ये यहाँ से दिल से बाहर जा रही है, दिल से दूर जा रही है। तो ये हुई आर्टरी और ये यहाँ जा रही है दिल तक वापस, तो ये है वेन। तो आप ये डिवीजन यहाँ बना सकते हैं कि ठीक है, जब ये हो गया ऑक्सीजनेटेड तो ये गया दिल तक वापस। अब ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ आर्टरी ख़त्म होती है और बन जाती है वेन। आप वहाँ इसकी निशानदेही कर सकते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है। तो ये अच्छा वक्त है जहाँ हम शुरू करते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरीज क्यों ख़ास हैं, हम इस पर आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। ये आर्टरीज दिल से दूर जाती हैं और इनमें ऑक्सीजन नहीं होती और होती है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ज़रा मुश्किल है कहना कि कब आर्टरी वेन बन जाती है। एक दफ़ा जब ये ऑक्सीजनेट हो जाए तो ये तैयार होती है वापस दिल तक जाने के लिए। तो ये है वेन, ये है पल्मोनरी वेन और ये है ऑक्सीजनेटेड। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब जो वजह है जो मैंने इसे ख़ास कहा है, इस वजह के अलावा कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये आती हैं लंग से, वो वजह ये है कि ये एक तरह से उलट हैं या ऑपोजिट हैं, क्योंकि जिस्म के बाकी निज़ाम में जब हम दिल से दूर जाती हुई चीज़ की बात करते हैं तो हम आर्टरीज़ की बात करते हैं और वो आर्टरीज़ होती हैं ऑक्सीजनेटेड। क्या होती हैं? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब हम दिल से दूर जा रहे हैं लंग्स तक तो वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह बाकी के जिस्म के निज़ाम में जब हम जा रहे हैं दिल तक वापस, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब हम पल्मोनरी वेन की बात करते हैं तो जब हम जाएं दिल तक तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन इसको अगर अच्छी तरह याद कर लिया जाए तो बहुत मज़ा आता है समझने में। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर, क्या होता है उस नाइट्रोजन का जो हमें मिलती है अपने एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर बहुत सारी नाइट्रोजन है मौजूद, तो क्या होता है इसका? तो जवाब ये है कि ये खून में हो जाती है डिफ्यूज़, लेकिन खून की काबिलियत जो है नाइट्रोजन को लेने की वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि क्यों खून में ऑक्सीजन अच्छी तरह जज्ब हो जाती है और नाइट्रोजन नहीं होती। तो ये है जनाब वो जगह जहां रेड ब्लड सेल्स एंट्री मारते हैं। तो ये मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेती हूँ, रेड ब्लड सेल्स। ये एक पूरी कायनात है अपने आप में। ये वो सेल्स हैं जो बह रहे हैं हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। लॉजेंजेस कभी खाई हैं आपने? ये दिखने में बिल्कुल लॉजेंजेस की तरह होते हैं, थोड़े से चपटे से या फ्लैट से, और इनमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। ये होते हैं छोटे प्रोटीन्स जिनमें होते हैं 4 हीम ग्रुप्स। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये मैं यहाँ बना लेती हूँ, इनमें मौजूद होते हैं लाखों हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स और हमने हीमोग्लोबिन वाली वीडियो में देखा था कि इसके होते हैं 4 हीम ग्रुप्स और इसमें सबसे अहम हिस्सा जो है वो होता है आयरन, और इसीलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप में आयरन की कमी है तो खून में और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को प्रोसेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 हीम ग्रुप्स, ये चारों के चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
तो इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन मौजूद हैं और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है रेड ब्लड सेल्स में और जुड़ती है जाकर हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप्स से। और यही वजह है कि रेड ब्लड सेल्स इतनी अच्छी तरह क्यों जुड़ते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में मौजूद हीम ग्रुप्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं ऑक्सीजन से दोस्ती करने में। इसलिए रेड ब्लड सेल्स सारी ऑक्सीजन को खींच लेते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा को आप समझ सकते हैं खून के एक जनरल फ्लूइड के तौर पर जिसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद ना हो। तो रेड ब्लड सेल्स यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रेड नहीं है और ये है अहम बात याद रखने की, जो वजह है इसके ज़्यादा लाल ना होने की। बल्कि एक बात पहले मैं यहाँ बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सफ़र कर रही है प्लाज्मा में, ये जज्ब होती है इस फ्लूइड में। इस बारे में हम आगे की वीडियोज़ में भी बात करेंगे। तो ये जैसे सोचें है एक रेड ब्लड सेल और इसमें है हीमोग्लोबिन, लेकिन इन हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स में ऑक्सीजन नहीं है। और पता ये चलता है कि हीमोग्लोबिन जब मिलता है ऑक्सीजन से तो ये देता है लाल रंग। जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती तो ये ज़्यादा लाल नहीं दिखता, ये दिखता है पर्पलिश या ब्लूइश, हल्के से नीले रंग का। इसीलिए हमारे जिस्म में, हमारी वेन्स में, जिसमें रेड ब्लड सेल्स डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, वो हमें नीली सी या पर्पलिश सी नज़र आती हैं। और जो वजह है इसके रंग बदलने की वो है इसका ऑक्सीजन से जुड़ना। जब ये बॉन्ड करती है हीमोग्लोबिन की हीम साइट्स पर, ये बदलती है रंग और ये बदलती है पूरी कॉन्फर्मेशन और पूरी साख्त इस प्रोटीन की। पूरा प्रोटीन फोल्ड होता है ऐसे कि अचानक बजाय कि हमें नीला और पर्पल रंग नज़र आए, हमें ये दिखना शुरू हो जाता है लाल। और इसीलिए रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं रेड जब इन्हें मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब वापस आते हैं इस बात पर हम क्यों इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन नहीं, जबकि हम जानते भी हैं कि ऑक्सीजन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो इसका की पॉइंट है रेड ब्लड सेल्स और इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन जो कि प्लाज्मा से सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ये तकरीबन 98.5% ऑक्सीजन लेते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो ये कर रहे हैं सफ़र और ये जाएंगे वापस दिल तक और यही है जो हमारे खून को लाल रंग देते हैं। अब हमारे पास ऐसा कोई सेल मौजूद नहीं है जो लेता हो नाइट्रोजन इस मिकदार में। हीमोग्लोबिन बॉन्ड नहीं करता नाइट्रोजन से। अब आते हैं रेड ब्लड सेल की तरफ और इसकी थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। हमने पहले भी सेल्स दिखाए हैं और देखे हैं और हम जानते हैं कि इनमें होता है डीएनए, इनमें होती है मेम्ब्रेन्स वगैरह। अब दिलचस्प बात जो है रेड ब्लड सेल्स की वो है कि पहले ये मैं यहाँ पर बना लेती हूँ इस तरह। ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें यहाँ एक डिविट होता है और ये फ्लैट सा बिल्कुल प्लेन सा होता है, चपटा सा कह लें। हमें ये भी मालूम है कि इसमें हीमोग्लोबिन है बहुत सारा। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए भी नहीं होता। ये खासी हैरान कुन बात है क्योंकि फिर ये सेल ही क्यों हुआ अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है और इसमें डीएनए भी नहीं है। तो पता ये चलता है कि न्यूक्लियस है क्योंकि हर सेल को न्यूक्लियस चाहिए होता है डीएनए के साथ एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन रेड ब्लड सेल का जो सबसे अहम मकसद होता है वो है ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर रखना और ये एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है। वक्त के साथ साथ ये अपने अंदर से निकाल देता है न्यूक्लियस को ताकि और ज़्यादा जगह बन सके हीमोग्लोबिन के लिए और इसीलिए ये फ़ायदेमंद भी है क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन होगा आपके पास उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी होगी। हीमोग्लोबिन पर हमने पहले भी वीडियोस की हैं और हम मज़ीद और कर सकते हैं, बल्कि हम अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी और इसको आगे लेकर चलेंगे। हमने ये भी देखा कि रेड ब्लड सेल्स कितने दिलचस्प हैं। ये बात काफ़ी ख़ास है कि इनका न्यूक्लियस नहीं होता इनकी मैच्योर फॉर्म में, लेकिन ये बहुत कम वक्त के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये ज़िंदा रहते हैं 80 से 120 दिन तक, तो ये बहुत लंबा जीने वाले सेल्स नहीं होते। हम मज़ीद बात करेंगे हीमोग्लोबिन पर और सर्कुलेटरी सिस्टम पर अपनी आगे और आने वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही।